नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, ये वॉचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज के डिस्कशन की शुरुआत हम करने वाले हैं आईएमएफ के साथ। क्रिटिकली इवेल्युएट इंडियाज ऑप्शंस फॉर बिल्डिंग ग्रेटर इन्फ्लुएंस इन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस लाइक द आईएमएफ। एज वी ऑल नो, पूरी दुनिया जानती है इस बात को कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को अभी एक बहुत बड़ी लोन प्रोवाइड की है। जो कंसर्न की बात है, जो चिंता की बात है, वो ये है कि ये लोन ऐसे वक्त पर प्रोवाइड की गई है जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ चल रहा था। और यह मिलिट्री स्टैंड ऑफ क्यों चल रहा था? क्योंकि भारत पर एक आतंकवादी हमला हुआ। यह आतंकवादी हमला क्यों हुआ? क्योंकि आतंकवाद की पूरी एक इकोसिस्टम जो है वो पाकिस्तान में हमें देखने को मिलती है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी सारी डिस्कशंस कर ली हैं, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू टू मेनी डिटेल्स। लेकिन जो आर्मी के चीफ हैं, उनका हिंदू मुसलमानों को लेकर जिस प्रकार के उनके इट वाज लाइक ए फायर स्पिटिंग ड्रैगन, किस प्रकार की बातें एक आर्मी के चीफ करते हैं। उसके बाद ये अटैक होता है, पहलगाम वाला अटैक। उसके बाद हमने वहाँ के जो ऐसे लॉन्च पैड्स हैं टेररिस्ट के जो हेडक्वार्टर्स हैं, उनको ही हमने टारगेट किया। भारत सरकार ने जो अभी लेटेस्ट डिटेल्स इश्यू की है, तो उसमें हमें यह भी पता चला है कि भारत ने जानबूझकर ऐसा समय चूज किया था कि उस समय पर सिविलियंस की मूवमेंट मिनिमल हो। ऐसे वक्त इतनी बारीकी से हमने मेक श्योर किया था कि हम किसी भी प्रकार का कोलेट्रल डैमेज, सिविलियन को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट एंड जस्ट टारगेटिंग द टेररिस्ट एंड टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। तो उसकी वजह से पाकिस्तान और भारत के बीच में यह मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ था। तो ऐसे समय में भी अगर आप पाकिस्तान जैसे देश को लोन देते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार के मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस की इम्पार्शियलिटी पर भी खड़े होते हैं। इम्पार्शियलिटी का मतलब यह होता है कि आप पक्षपात नहीं करते। पार्शियलिटी का मतलब है कि यू आर बायस्ड, आप किसी एक तरफ झुके हुए हैं। तो भारत को अब हमारे देश के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखते हुए कुछ बड़े बदलाव करने की जरूरत है। आईएमएफ ने यह कहा कि ये जो पैसे दिए गए हैं, तो उस पर ऑलरेडी हमने डिसीजन ले लिया था। इस प्रकार की कुछ बातें जो है वो मींस आईएमएफ ने इश्यू की थी। उन्होंने एक ब्रैकेट में एक चीज भी डाली है कि भाई मेक श्योर कि आप ये फंड जो है इसका मिसयूज ना करें। बट ये जो ब्रेटन वुड्स के इंस्टीट्यूशंस हैं, व्हेन आई से ब्रेटन वुड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एक जगह है जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स। आज से लगभग 7-8 दशक पहले एक मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग के दौरान फिर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका जन्म होता है, खास करके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और हमने देखा है कि ये यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, एंड देन यू हैव दिस आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये आज भी 7-8 दशक पहले जो रूल्स बनाए गए थे, वही रूल्स से आज के जमाने में भी ऑपरेट कर रहे हैं। इनके फंड्स का कई बार मिसयूज भी हुआ है। उसके बावजूद भी ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस प्रकार की एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो अब वक्त आ चुका है कि भारत जो है वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी चीजें करें जिससे हम इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस पर हमारी आवाज, हमारा जो वजन है, उसको और ज्यादा मजबूत कर सके। और आज ऐसे ही कुछ सॉल्यूशंस के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस लाइक द आईएमएफ हैव हिस्टोरिकली aligned with dominant shareholders. We all know कि dominant shareholder कौन है? यूएसए। इसी सीरीज में we have talked about कि somewhere around 16% जितना वेट जो है वो यूएसए का है। तो हमेशा से वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने यूएसए के इशारों पर एक्टिविटीज की है। आईएमएफ वेस्टर्न एलाइज को हमेशा से सपोर्ट करता आया है। यह कोल्ड वॉर के दौरान भी देखने को मिला था। कोल्ड वॉर एरा जब चल रहा था, कोल्ड वॉर एरा,
रफली स्पीकिंग 1950 से अगर आप स्टार्ट करें तो 1991, तो इसमें यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, ये दो ग्रुप्स बन गए थे। तो यूएसए की अपनी टीम थी जिसमें जनरली स्पीकिंग वेस्टर्न एलाइज आते हैं। वेस्टर्न एलाइज यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता वाले देश हैं, यूके, फ्रांस, जर्मनी एक्सेट्रा, इटली, देयर आर सो मेनी अदर कंट्रीज एज वेल। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ही हो, जियोग्राफिकली वेस्टर्न हेमिस्फीयर नहीं, लेकिन वेस्टर्न विचारधारा वाले जो देश हैं, तो वो यूएसए की टीम में थे। फिर दूसरी तरफ यूएसएसआर की टीम में बहुत सारे देश थे, कम्युनिस्ट कंट्रीज, राइट, ये सारे देश। तो कोल्ड वॉर एरा में भी आईएमएफ ने वेस्टर्न एलाइज को सपोर्ट किया था। जो एडवर्सरीज है, जो यूएसएसआर की टीम में है, उनको यह सपोर्ट नहीं करता था। 1994 में मेक्सिको को सपोर्ट प्रोवाइड किया गया, लेकिन उस समय पर रशिया को जो सपोर्ट चाहिए था, तो यह सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं किया। ग्रीस, ऑफ कोर्स ये मेक्सिको को इसलिए सपोर्ट किया गया क्योंकि यूएसए जो है वो चाहता था कि मेक्सिको जो है उसको सपोर्ट मिले, तो यूएसए को मींस मेक्सिको को सपोर्ट मिल गया। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं। आई वाज टॉकिंग अबाउट ग्रीस। 2013 में अगर आप देखेंगे तो हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी ग्रीस की, तो उस समय पर ग्रीस को भी सपोर्ट प्रोवाइड किया था क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है वो चाहता था कि अपने नेबरहुड में ऐसी कोई सिचुएशन ग्रीस के साथ ना हो। फाइनेंशियल जो एक प्रॉब्लम हो चुका था ग्रीस का, तो बेल आउट पैकेज जो है वो ग्रीस को प्रोवाइड किया गया। तो ये न्यूट्रल स्टैंस जो है वो हमेशा से मिसिंग रहा है, राइट, ऑफ्टन डिविएटिंग फ्रॉम न्यूट्रलिटी। ये एक पैटर्न रही है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की। और पाकिस्तान जो है, इट्स ए कंट्री लाइक इट्स ए कहते हैं ना सीरियल बोरोवर रहा है। पिछले अगर आप 1990s से देखेंगे पाकिस्तान को और आईएमएफ को, तो लगभग कुछ 25 से लेकर 30 बिलियन डॉलर जो हैं, इतनी हेल्प आईएमएफ ने पाकिस्तान को प्रोवाइड की है। आईएमएफ के सबसे बड़े बोरोवर्स को देखेंगे तो फोर्थ लार्जेस्ट बोरोवर जो हैं उसमें पाकिस्तान आता है। एक कंसिस्टेंट स्ट्रक्चरल वीकनेस रही है पाकिस्तान की, बार बार आईएमएफ के पास उसको जाना पड़ता है। और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूं तो अगर कोई देश वर्ल्ड बैंक के पास जाता है, राइट, समझने के लिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, एंड आई एम नॉट गोइंग टू डीप, आई एम जस्ट गोइंग टू बी वेरी ब्रीफ हियर। अगर किसी देश की हालत अच्छी है फाइनेंशियली और पैसे चाहिए तो वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा, और अगर हालत खराब है तो आईएमएफ के पास जाएगा। दिस इज ए सिंपल डिफरेंस बिटवीन आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। तो आईएमएफ के पास पाकिस्तान बार बार गया है, फिर आईएमएफ पैसे देता है, प्रोग्राम्स फेल होते हैं, फिर और ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। तो हमेशा से ये साइकिल जो है वो चलती आ रही है। तो ये स्ट्रक्चरल वीकनेसेस पाकिस्तान के होने के बावजूद भी आईएमएफ जो है वो बार बार इनको पैसे क्यों देता है? तो अब भारत को क्या करना चाहिए? भारत को एक टैलेंट पूल क्रिएट करने की जरूरत है। हमारे देश के प्रोफेशनल्स, हमारे देश के टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हैं, उनकी एक पूरी हम कैडर तैयार करें। यह कैडर जो है ये अपना वजन, अपना यानी कि भारत का जो वजन है, भारत का जो वेट है, भारत की जो बात है, ये सारी चीजें जो है वो आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशंस या फिर दूसरे ऐसे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनमें डालेंगे और एक प्रकार से हम इन्फ्लुएंस करने का काम करेंगे। सारे देश करते हैं, वी शुड ऑल्सो डू दिस थिंग। हम हमेशा से क्या गलती करते आए हैं? हमेशा से हम, देखिए, ग्लोबल साउथ के तो हम लीडर हैं, एंड आई एम नॉट सेइंग कि हमें ग्लोबल साउथ का लीडर नहीं बनना चाहिए। बहुत सारे छोटे बड़े देश जो हैं, डेवलपिंग देश जो हैं, वो भारत पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि भारत ने हमेशा अपने साथ साथ इनके हित के बारे में भी स्टैंड लिए हैं। ब्राज़ील और चाइना जो हैं, उन्होंने हमेशा अपने हित को सबसे ऊपर रखा है। और आप देखेंगे कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में ब्राज़ील और चाइना जो हैं वो ग्लोबल साउथ से थोड़ा हटकर अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा उसमें एक्सप्रेस करता है। तो वी शुड डू दैट थिंग एज वेल। दिस इज वन थिंग दैट वी नीड टू डू। फिर हमारी जो वोटिंग स्ट्रेटजीज है उसमें भी हमें थोड़े बदलाव करने की जरूरत है। हमारे नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए वी नीड टू वोट अकॉर्डिंगली। इसी के साथ हमारे देश में जो थिंक टैंक्स हैं, हमारे देश में काफी अच्छे थिंक टैंक्स हैं,
लेकिन एब्रॉड में हमारी कोई ऐसी खास थिंक टैंक्स नहीं है। तो वी नीड टू क्रिएट मोर थिंक टैंक्स दैट कैन वर्क एब्रॉड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ आवर या फिर इंटरेस्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, राइट। इंडिया फोकस्ड सेंटर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, ऐसे थिंक टैंक्स क्रिएट करने पड़ेंगे जिसमें हम ग्लोबल ऐसे इंस्टीट्यूशंस पर मल्टीलैटरल फोरम्स में हम हमारे हित को और अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकें और जो ग्लोबल नॉर्थ के देश हैं उनको भी हम इन्फ्लुएंस कर सकें। तो वी नीड टू कंबाइन प्रोफेशनलिज्म, प्रिंसिपल्ड वोटिंग एंड पार्टनरशिप्स फॉर ग्लोबल इन्फ्लुएंस। दिस आर द थिंग्स दैट वी नीड टू डू, वरना इस प्रकार की चीजें जो हैं वो हमेशा होती ही रहेगी। Now dear friends, let's move on to topic number 2. This one is about what are the challenges in meeting India's peak power demand despite rapid growth in electricity generation. Analyze. हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। एक वक्त था, आपको याद होगा कि लाइट आती थी, लाइट जाती थी। बड़े बड़े शहरों में लंबे समय तक लाइट्स रहती थी और लाइट जाना जो है, जो कहते हैं ना कि पावर कट हुआ है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कई जगहों पर ब्लैकआउट कहते हैं, तो कई जगह पर बिजली चली गई ऐसा कहते हैं, राइट। तो आप समझ गए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये चीज़ जो है वो पहले बहुत ही कॉमन थी, आजकल ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर हो गई है बिकॉज पावर प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ है हमारे देश में, नो डाउट अबाउट इट एट ऑल। लेकिन अब एक नई पैटर्न जो देखने को मिल रही है दैट इज कि पीक पावर डेफिसिट जो है वो इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 20 में अगर आप देखेंगे तो व्हाट हैपन के जो पीक पावर में जो डेफिसिट था दैट वाज जस्ट 0.69%। फाइनेंशियल ईयर 24 में अगर आप देखेंगे देन यू विल फाइंड के पीक पावर डेफिसिट जो है ये 5% तक पहुंच गया। अब यहां पर हमें यह भी समझना है कि हमारे देश में नई फैक्ट्रीज, नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, नई ऑफिसेज हैं, नए रेसिडेंशियल एरियाज बन रहे हैं, नई बिल्डिंग्स आ रही हैं, राइट, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स एंड फ्लैट्स एंड थिंग्स एंड व्हाट नॉट। तो ये सारी जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी, लिफ्ट एंड देन यू व्हेन आई से इलेक्ट्रिसिटी आई मीन टू से कि आपके लिफ्ट हैं, आपके एयर कंडीशंस हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो अब होम अप्लायंसेस हम कितने सारे यूज़ करने लगे हैं। तो इसकी वजह से भी एक डेफिसिट जो है पीक पावर में क्रिएट हुआ है। इससे पहले की हमारी कुछ डिस्कशंस में हमने ये भी देखा कि जिस प्रकार से गर्मियां बढ़ने लगी हैं तो लोग जो हैं वो ज़्यादा एयर कूलर, एयर कंडीशन, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे हैं। सो द चैलेंज इज कि अब पावर प्रोडक्शन जो है, हमारा जो पावर प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें अगर हम एफिशिएंसी को ऐड नहीं करेंगे तो ये गैप जो है वो इतने सालों के अंदर 0.69 से लेकर 5% तक पहुंच गया है, तो ये बढ़ता ही जाएगा। हमारे यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी का भी काफी अच्छा एडिशन हुआ है, बट वी नीड टू फोकस ऑन एनर्जी एफिशिएंसी। अब उजाला जैसी स्कीम भारत सरकार ने लॉन्च की और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है वो हमें देखने को मिला है। जो एलईडी बल्ब्स आ गए, एलईडी बल्ब्स जो हैं ये आप समझ लीजिए कि आज से लगभग एक दशक पहले एक एलईडी बल्ब की कीमत कुछ 500 रुपीज़ थी, आज समवेयर अराउंड 70 रुपीज़ है। और हर कोई आजकल एलईडी बल्ब का ही इस्तेमाल करने लगा है बिकॉज आपको वही प्रकाश मिलेगा और इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जो है वो ना के बराबर है। और सिर्फ उजाला स्कीम की वजह से यू वोंट बिलीव, लेकिन भारत ने कुछ $10 बिलियन जो हैं वो बचाए हैं। हमारे अगर उजाला स्कीम नहीं आती तो हमें कुछ 19 नए कोयले के पावर प्लांट्स चाहिए थे, तो ये कट डाउन हो गया क्योंकि एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हुई बिकॉज ऑफ स्कीम्स लाइक उजाला। 9500 मेगावाट की जरूरत रहती है और इसके लिए हमें 19 बड़े कोयले के प्लांट्स लगाने पड़ते, लेकिन ये नहीं हुआ। तो दिस इज ए गुड थिंग, कॉस्ट भी कम हुआ है, एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो आई है। Energy efficiency measures have helped India avoid significant energy demand and emissions. हमने कुछ 300 CO2 जो है वो बचाया बिकॉज ऑफ उजाला। ये 2000 से लेकर 2018 की बात है, इतने समय के अंदर
इतनी लगभग आप समझ लीजिए ये एनर्जी एफिशिएंसी और इन सारी चीज़ों की वजह से बचत हुई। ऑफकोर्स उजाला स्कीम जो है वो बहुत बाद में आई, लेकिन ये IEA का डेटा कहता है कि 15% एनर्जी डिमांड जो है वो हम अवॉइड कर पाए बिकॉज ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स। उजाला के आने के बाद स्ट्रीट लाइटिंग जो है, पहले जो मर्क्यूरियल बल्ब यूज़ होते थे, ट्रेडिशनल बल्ब्स होते थे, आजकल आप हर जगह पर देखते हैं ना कि LED बल्ब्स इस्तेमाल होते हैं। तो उससे भी कुछ 1500 मेगावाट जितना पावर जो है उसकी बचत हुई है। हाउस होल्ड खर्चा भी कम आया है। क्लाइमेट गोल्स और इन सारी चीज़ों को भी LED बल्ब्स जो है वो सपोर्ट करते हैं। अब अर्बनाइजेशन काफ़ी एक पेस, एक स्पीड से बढ़ रहा है। कूलिंग नीड्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी है, तो एनर्जी की डिमांड भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड एज वेल कि 70% जितनी हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कोयले पर है। अभी आई वॉज हैविंग ए वर्ड विथ ए पर्सन राइट, अभी एज यू नो कि अभी कुछ समय पहले ही जो एक नया स्टूडियो है उसका सेटअप किया गया है, आपने वीडियो में देखा भी होगा। तो a guy came here, right? He was fitting electricity and all these things, and he was telling me कि कई जगहों पर जब वो जाते हैं तो वो कहते हैं कि भले पंखा चालू रहा, हमारे यहाँ पर तो सोलार पैनल्स हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि सोलार पैनल्स लगाई इसका मतलब ये नहीं है कि हम इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट करें। जो चीज़ें नहीं चाहिए, इफ़ यू डोंट नीड दैट लाइट और बल्ब तो बंद कर दीजिए, पंखा नहीं चाहिए तो बंद कर दीजिए। सोलार लगाया है इसका मतलब ये नहीं कि हम तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू वर्क ऑन। सरकार अपनी तरफ से एफिशिएंसी को लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों को भी एफिशिएंसी के बारे में सोचना पड़ेगा, अपनी आदतें जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। समर मंथ्स काफ़ी ज़्यादा गर्म होने लगे हैं, तो इसकी वजह से भी आने वाले समय में जो डिमांड है, अभी तो 250 गीगावाट की डिमांड जो है वो देखने को मिलती हैं, तो और ज़्यादा ये हमारी पीक डिमांड रहती है समर के समय में, तो ये इंक्रीज़ ही होती जाएगी बिकॉज वी नो के एयर कंडीशंस जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बिकने लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉमन होने लगे हैं। सो इंडिया मस्ट एक्सपैंड एनर्जी एफिशिएंसी मैंडेट्स अक्रॉस बिल्डिंग्स। जहाँ पर पॉसिबल हो वहाँ पर हम ऐसी बिल्डिंग्स का इस्तेमाल करें कि आपको कम से कम पावर चाहिए। मैंने कई बार ये बात भी मेंशन की है कि ये ग्लास की जो बड़ी बड़ी ग्लास की बिल्डिंग्स लगाई जाती हैं वो हमारे देश के लिए उतनी अच्छी नहीं है। आप जर्मनी में है, UK में है, जहाँ पर बहुत ठंड रहती है, वहाँ पर सूरज उतना नहीं निकलता है, तो वहाँ पर अगर आपको मैक्सिमम लाइट आएगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। यहाँ पर क्या है, लाइट भी आएगी, फिर हम उतने एयर कंडीशंस लगाएंगे, तो दिस इज ब्लाइंडली फॉलोइंग वेस्टर्न मॉडल इज नॉट गोइंग टू हेल्प। अप्लायंसेस जो हैं आजकल, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीज़ों में 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार ये सारी चीज़ें आने लगी हैं। फिर हमारी जो MSMEs हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो, इस पर भी हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को पुश करना पड़ेगा। तो दिस आर द स्टेप्स दैट वी नीड टू टेक, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, दिस वन इज अबाउट इंडिया एंड जर्मनी. How does the strategic partnership between India and Germany contribute to global peace and stability? Discuss. भारत और जर्मनी के जो स्ट्रेटेजिक संबंध हैं इसके 25 साल इस महीने हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये जो पार्टनरशिप है ये 4 पिलर्स पर बनाई गई है. नंबर 1 इज पीस, नंबर 2 इज प्रॉस्पेरिटी, नंबर 3 इज पीपल सेंट्रिक एंड नंबर 4 इज प्लैनेट. एक इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन का भी फ्रेमवर्क बनाया गया है, और इसकी वजह से दोनों देशों की सरकारें जो हैं वो एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन में काम कर रही हैं. डिफेंस कोऑपरेशन और जॉइंट एक्सरसाइजेस भी दोनों देशों के बीच में होती है, और ये दिखाता है कि दोनों देश जो हैं वो स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ज़्यादा अलाइन हुए हैं. एक तरंग शक्ति एक्सरसाइज हुई थी, तरंग शक्ति 2024 में, राइट. ये एयरफोर्स एक्सरसाइज थी दोनों देशों के बीच में. सो दिस इज़ वन एग्जांपल डिफेंस कोऑपरेशन का. इसी के साथ जर्मन नेवी जो है वो पोर्ट कॉल्स करती हैं हमारे देश में. पोर्ट कॉल्स यानी कि उनकी जो शिप्स हैं वो हमारे पोर्ट्स पर आती हैं, राइट. फिर उनको सारी सप्लाईज और ये सारी चीज़ें, तो डिफेंस इंडस्ट्री के टाइज जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है. इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात करें तो ये ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, ये सारी चीज़ों से होता है. As you know, Germany is famous for engineering. जर्मन टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है.
जर्मनी की लगभग 2000 जितनी कंपनीज जो हैं वो भारत में ऑपरेट करती हैं और कुछ 7.5 लाख से ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो जनरेट की है जर्मनी ने। हमारे देश में जो दिल्ली मेरठ रैपिड रेल है, उनके अगर आप स्टाफ को देखेंगे, पायलट को देखेंगे, देन यू विल फाइंड ही और शी विल बी वेयरिंग दिस, कहते हैं ना डॉइच या फिर डॉइच भान। तो जर्मनी की जो एक कंपनी है तो उनका यूनिफॉर्म वो पहनते हैं, बिकॉज दिस दिल्ली मेरठ रैपिड रेल इज ऑपरेटेड बाय जर्मन कंपनी। तो देर आर दिस आर फ्यू एग्जाम्पल्स कि उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर काफ़ी है और हमारा भी काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो जर्मनी में है, नो डाउट अबाउट इट। अभी यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर डिस्कशंस जो है वो चल रही है, तो इससे भी जर्मनी और इंडिया के ट्रेड में काफ़ी, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, एक नया जंप देखने को मिलेगा। व्हेन इट कम्स टू पीपल, ये थर्ड पिलर है, पीपल टू पीपल टाइज। तो हमारे 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जर्मनी में अभी स्टडी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पर ही जॉब करेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ से या फिर वहाँ पर शादी करके वहाँ पर ही सेटल हो जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जो फैमिली को, यानी कि उनके बच्चे हो चुके हैं, दे आर स्टडिंग इन जर्मन स्कूल्स एंड दे आर लिविंग इन जर्मनी नाउ फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसी के साथ जर्मनी के भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और संस्कृत इज़ गेटिंग वेरी, इट्स वेरी फेमस इन जर्मनी। वन ऐसे फेमस, आई मीन टू से कि वहाँ की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो खास करके एआई और इन सारी चीज़ों में रिसर्च कर रही है, तो दे आर वेरी कीन इन लर्निंग संस्कृत। दे आर थिंकिंग अबाउट यूजिंग संस्कृत एज अ लैंग्वेज फॉर एआई। इस प्रकार की रिसर्च जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर चल रही है। और हमारे देश के लोग, आप जानते हैं, जिस देश में जाएंगे वहाँ पर इजीली अडाप्ट हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर भी जर्मन के क्लासेस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, लर्निंग, राइट, जर्मन क्लासेस, आई मीन टू से लर्निंग जर्मन लैंग्वेज। तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं। इंडो जर्मन ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप, ये फोर्थ पिलर है, राइट, इट्स अबाउट प्लैनेट। तो यहाँ पर 10 बिलियन यूरोज भारत में आने वाले 10 सालों के लिए इन्वेस्ट किए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, और इसमें रीन्यूएबल्स, बायोडाइवर्सिटी, स्मार्ट सिटीज़, इन सारी चीज़ों में इन पैसों का इस्तेमाल होगा। एक रीन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव जो है वो जर्मन टेक्नोलॉजी से गुजरात में भी चल रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। सो दिस आर द पिलर्स ऑन विच इंडिया एंड जर्मनी आर working with each other. India-Germany relations have evolved impressively with immense potential for future growth. So these are the things, right? And basically we need to invest in our youngsters, Indian youngsters and Germany youngsters. आने वाले 25-30 सालों के बाद यही सारे youngsters जो हैं वो उस समय के players होंगे, तो we need to invest in them from now. Right, so now we are sorry, we have already talked about this topic, right? We are in topic number 4. Okay. This one is about what are the implications of offensive air power for India's military strategy in limited conflict scenario. Analyze. क्या था कि पहले जो युद्ध जैसी सिचुएशन होती थी तो उसमें आर्मी जो है यूज्ड टू प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। ऑपरेशन सिंदूर जो है उसमें हमें एक ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिला है। जब हमारे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की बात करें, जब हम प्रिवेंशन, प्रीएम्पशन या फिर पनिशमेंट की बात करें, तो पहले लैंड फोर्स यानी कि आर्मी जो है वही सारी चीज़ें जो है वो करती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे एक जो सी ब्लाइंडेडनेस थी हमारी वो ख़त्म हुई, यानी कि नेवी का रोल जो है वो बढ़ने लगा, और अब एयरफोर्स का रोल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा है, राइट। तो एयरफोर्स जो है इट हैज़ री इमर्ज्ड एज ए की इंस्ट्रूमेंट कि अगर आपको कोई बहुत ही क्विक समय के अंदर कोई अटैक को रोकना है, कोई अटैक करना है, अपने आप को डिफेंड करना है, तो एयरफोर्स कैन प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो पहले जो एक लैंड फोर्स डोमिनेटेड विचारधारा थी बिकॉज ऑफ बॉर्डर्स एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, अब चीज़ें जो हैं वो मैरीटाइम डोमेन और उसके ऊपर जाकर अब एयर पावर जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने लगा है। और इस चीज़ में हमें ये भी चीज़ मीन्स ये जो अभी एक स्टैंड ऑफ हुआ था उसमें भी ये चीज़ हमें देखने को मिली। इफ़ यू विल सी
दिस यूक्रेन और रशिया के बीच में जो है, तो ड्रोन्स और एयरफोर्स और इनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अगर आपको एरिया कैप्चर करना है तो ऑफ कोर्स यू विल बी यूजिंग मोर आर्मी, राइट। अगर आपको दूर तक जाना है देन यू विल बी यूजिंग नेवी। लेकिन आपको बहुत ही क्विक समय में, बहुत ही चुटकियों में चीज़ें बदलनी है तो एयरफोर्स विल प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन अब एक दूसरा जो चैलेंज है भारत के लिए, दैट इज़, एक वक्त था कि चाइना के पास ज़्यादा पैसे होने के बावजूद भी दे वर नॉट एबल टू मैच इंडिया इन टर्म्स ऑफ नेवी, इन टर्म्स ऑफ आर्मी, इन टर्म्स ऑफ एयरफोर्स। लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, बहुत सारे एनालिस्ट्स ने ये बात एक्सप्रेस की है कि अब चाइना जो है वो ये तीनों चीज़ों में हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है। एक कन्वेंशनल गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हो चुका है। तो ये भारत के लिए एक चिंता का विषय डेफिनेटली है। Operation Sindoor demonstrates the IAF's offensive defensive capabilities and its role in multi-domain operations. ये बात तो प्रूव हो गई। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की बात करें तो बॉर्डर को क्रॉस करके या फिर बहुत ही डीप डाउन पंजाब तक, पाकिस्तान वाला जो पंजाब है वहाँ तक, रावलपिंडी के बहुत नज़दीक जाकर भी आपको कोई स्ट्राइक्स करनी है तो वो भी पॉसिबल है। और इसी के साथ साथ जब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात आती है तो उस समय पर भी एयरफोर्स जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं और एक इंटर सर्विस कंपटीशन भी है। आर्मी कहती है कि हमें ये चाहिए, नेवी कहती है हमें ये चाहिए, एयरफोर्स कहती है वी नीड दिस एंड दिस। तो ये जो एक बजटरी कंस्ट्रेंट है और ऊपर से जो लिमिटेड फंड है, तो ये तीनों सर्विसेज जो हैं वो अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ को लेकर आती हैं। तीनों जो हैं दे आर राइट, बट वी नीड टू इन्वेस्ट मोर, वी नीड टू इश्यू मोर बजट फॉर आवर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। अभी J-35 की डिलीवरी जो है वो पाकिस्तान में हो चुकी है। चाइना का ये 5th जनरेशन फाइटर जेट माना जाता है, तो इसकी डिलीवरी हुई है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं, इट क्रिएट्स अ बिग थ्रेट फॉर आवर एयरफोर्स एज वेल एज आवर सिक्योरिटी। सो वी नीड टू enhance, boost the capacity of our all the three services, of course, right? In general, our military और offensive air power जो हैं वो भारत के लिए फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में भी एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर काम करेगा। तो ये ऑपरेशन सिंदूर में भी देखने को मिला और ये एक फोर्स मल्टीप्लायर का भी काम करता है। तो वी नीड टू अपग्रेड हमारी जो अभी क्या कहते हैं स्क्वाड्रन जो है, तो उसमें जो शॉर्टेजेस हैं, हमारे पास कुछ 41 42 जितनी स्क्वाड्रन्स होनी चाहिए। वी आर ऑपरेटिंग अराउंड समवेयर अराउंड 29 30 जितनी है। तो ये जो गैप है, एक स्क्वाड्रन में कुछ 18 जितने प्लेन्स होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं, छोटे बड़े, नए जनरेशन, पुराने जनरेशन, ऐसा कॉम्बिनेशन रहता है। तो वी नीड मीन्स इतना बड़ा गैप, और गैप बढ़ता जा रहा है, ये स्क्वाड्रन्स जो है ये कम होती जा रही हैं। तो ओवरऑल हमें बूस्टअप करना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दिस वन इज अबाउट बांग्लादेश। हाउ डज द ग्रोइंग टेंशन बिटवीन बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री इम्पैक्ट द कंट्रीज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डिस्कस। ये हमारे नेबरहुड के साथ जुड़ी हुई बात है, तो इसके ऊपर भी हमें एक नज़र रखनी ही पड़ती है। तो ये रहा बांग्लादेश का मैप। इंडिया के साथ सबसे लंबी लैंड बाउंड्री अगर कोई देश शेयर करता है तो दैट इज़ बांग्लादेश, बिकॉज ये एक पूरी जिगजैग वाली लाइन है। तो दैट्स द रीज़न कि 4000 किलोमीटर से ज़्यादा एक लंबी लैंड बाउंड्री जो है वो हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। और यहाँ पर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस रीजन हियर। अगर आप देखेंगे तो म्यांमार और बांग्लादेश जो है वो यहाँ पर बॉर्डर शेयर करते हैं, राइट। यहाँ पर आप कॉक्स बाजार देख सकते हैं, और ये वाला जो म्यांमार का जो राज्य है, इट इज़ कॉल्ड रखाइन स्टेट। अब बांग्लादेश की जो अभी यूनुस सरकार है, एक इंटरिम गवर्नमेंट है, और मिलिट्री जो है, इनके बीच में दूरियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी हैं, क्योंकि अभी वहाँ की सरकार ने ये कहा कि भाई रखाइन में से जो ह्यूमैनिटेरियन एक कॉरिडोर हम बनाते हैं, वहाँ से हम ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, राइट, एड प्रोवाइड करेंगे, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे रोहिंग्यास को। और मिलिट्री जो है बांग्लादेश की, वो कहती है कि भाई ये एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन जाएगा। आप ऐसा करेंगे तो बांग्लादेश की सिक्योरिटी जो है इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होगा। फिर जो चट्टोग्राम नाम का उनका पोर्ट है, तो वो अब आप फॉरेन मैनेजमेंट को देने की बात कर रहे हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो ए बिग रेड फ्लैग फॉर द आर्मी, फॉर द मिलिट्री ऑफ बांग्लादेश। और जो स्टार लिंक इलॉन मस्क की जो सैटेलाइट इंटरनेट वाली कंपनी है, तो इसको लेकर भी बांग्लादेश की जो मिलिट्री है इट इज़ नॉट हैप्पी। तो ये सारी चीज़ों की वजह से बांग्लादेश की सरकार और मिलिट्री के बीच में एक दूरी पैदा हुई है, और
आर्मी ने बार बार ये चीज़ कही है कि भाई आप जल्द से जल्द इलेक्शंस करवाइए। अब मोहम्मद यूनुस की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इट हैज़ स्ट्रगल्ड ऑफ कोर्स इन लास्ट 9 मंथ्स, इफ यू विल ऑब्जर्व कि वहाँ पर कितने सारे टेंशन्स हुए हैं, माइनॉरिटीज़ को कुचला जा रहा है। फिर वहाँ के आवामी लीग के जो लीडर्स हैं, तो शेख हसीना जी जो हैं वो भारत में हैं एक लंबे समय से, 9 महीनों से। आवामी लीग के बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो उनको मारा गया है। बहुत सारे लीडर्स जो है दे आर इन एक्साइल या फिर छुपे हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो यूनुस सरकार ने कर दी है। जब यूनुस सरकार सारी चीज़ों को हैंडल कर रही थी या फिर टेक ओवर कर रही थी, तब बड़ी बड़ी बातें की थी कि चीज़ों को स्टेबलाइज किया जाएगा और प्रॉपर डेमोक्रेसी आएगी एंड दिस एंड दैट, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इनफैक्ट ये इंटरिम गवर्नमेंट जो है, इनके डिसीजंस की वजह से बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो और ज़्यादा पोलराइज्ड हो चुका है। इलेक्शंस को डिले करने की बात कर रहे हैं। इनका कहना यह है कि अब 2026 में इलेक्शंस हो सकते हैं। और वहाँ के बहुत सारी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज, मिलिट्री जो है वो भी कह रही है कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। अगर आप इतना डिले करेंगे इलेक्शंस को, एक इंटरिम सरकार जो है वो इतने लंबे समय तक रहेगी, तो थिंग्स आर गोइंग टू बी आउट ऑफ कंट्रोल। पोस्टपोनिंग इलेक्शंस एंड साइडलाइनिंग मेजर पॉलिटिकल फैक्शंस रिस्क डीपनिंग बांग्लादेश इंस्टेबिलिटी। और ज़्यादा इंस्टेबल हो जाएगा। देखिए, ऐसे सिचुएशन होती है किसी देश की जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहती है, जब एक गंदी विचारधारा वाली एक पूरी एक्टिविटीज़ आप चलने देते हैं, इनको सपोर्ट मिलने लगता है, तो कैसी हालत होगी। बाकी बांग्लादेश एक बहुत ही प्रॉमिसिंग कंट्री था, ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो रहा था, जॉब्स जनरेट हो रही थी, राइट, और पीपीपी जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो रहा था। अब चीज़ें जो हैं वो लग रहा है कि बांग्लादेश जो है वो और 3-4-5 साल जो है वो पीछे चला जाएगा। तो बांग्लादेश डेफिनेटली अर्जेंटली नीड्स इंक्लूसिव, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।